वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है हम फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम शुरू करने वाले हैं। फ्रॉम टुडे अ सीरीज विल स्टार्ट विच विल कंटेन फ्रॉम फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टू योर असेसमेंट प्रोसीजर एंड देन एंडिंग विद द पेनल्टीज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट क्लास। देखो, फाइलिंग ऑफ ROI में सबसे पहले मैं आपको सेक्शन बताती हूँ। सेक्शन होता है 139। अब इस सेक्शन में जो है बहुत सारे आपको सब सेक्शन मिलेंगे 1, 2, 3, 4, बट उन सब सेक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ जनरल प्रोविज़न डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि फर्म एंड कंपनी को हर एक केस में, इन ईच एंड एवरी केस, चाहे उसका लॉस हुआ हो या फिर उसका नील रेवेन्यू हो, हर एक केस में रिटर्न फाइल करना बहुत ही मैंडेटरी होता है। एंड अगर इसके अलावा बात करें एक्सेप्ट फर्म एंड कंपनी, तो उसके लिए बोला गया है कि अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड करता है टैक्सेबल लिमिट से, तो फिर आप रिटर्न फाइल कीजिए। नाउ व्हेन आई एम सेइंग कि आपका टोटल इनकम, दिस इज़ टोटल इनकम, अगर एक्सीड करता है टैक्सेबल लिमिट से, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपके पास सपोज़ करो आपके पास हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम है, कुछ अदर सोर्स इनकम है, कुछ PGBP इनकम है। नाउ ओके, सपोज़ यहाँ पे आपका कुछ टोटल आ जाता है, दिस इज कॉल्ड योर ग्रॉस टोटल इनकम। एंड देन आपके पास आता है कुछ डिडक्शन। तो जो भी आपके पास डिडक्शन होता है आप उसे लेस कर देते हैं और तब आपका आता है टोटल इनकम। तो अगर ये टोटल इनकम, ये डिडक्शन लेस करने के बाद से अगर आपका एक्सीड कर रहा है टैक्सेबल लिमिट से, देन यू हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। अब मैंने आपको ये जनरल एक प्रोविज़न बता दिया सेक्शन 139 का। अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि इसमें कुछ प्रोवाइसो कवर हैं। नाउ व्हाट आर दोज प्रोवाइसो, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जितना हमारे लिए ज़रूरी होगा, जितना हमारे सिलेबस में कवर्ड है, मैं सिर्फ उसी को कवर करने वाली हूँ। सबसे पहला प्रोवाइज़ो है हमारा फोर्थ प्रोवाइज़ो। व्हाट दिस सेज, फोर्थ प्रोवाइज़ो हमारा बोलता है कि अगर आप एक R&OR हैं, एक रेसिडेंट हैं एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, दिस डज नॉट टॉक अबाउट R&OR। ये R&OR के बारे में बात नहीं करता है, ये सिर्फ ROR के बारे में बात करता है कि अगर आप एक रेसिडेंट हैं और एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, और सपोज़ करो आपने अगर आप एक रेसिडेंट है और OR है, तो आप इंडिया में कुछ इनकम अर्न कर रहे होंगे। अब जब आप कुछ इंडिया में इनकम अर्न कर रहे होंगे, तो हो सकता है आपने फॉरेन में कुछ एसेट ले लिया हो। तो अगर आप बाहर में कुछ एसेट होल्ड करते हैं और अगर आप उन एसेट के बेनिफिशियल ओनर हैं, या फिर अगर आप उस एसेट के बेनिफिशियरी हैं, सपोज़ करो चलो पहले इसी को समझते हैं, या तो आप बेनिफिशियल ओनर हैं या फिर आप बेनिफिशियरी हैं। और अगर आपका इनकम जो है सपोज़ करो अगर आपका जो टोटल इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से एक्सीड नहीं करता, बट स्टिल अगर आप इस दो केस में फॉल करते हैं, तो फिर आपको टैक्स फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। टैक्स फाइलिंग पे गवर्नमेंट हमेशा बहुत ही प्रेशर करती है, इसलिए कि अनटिल एंड अनलेस टैक्स फाइलिंग नहीं होगी, गवर्नमेंट को किसी पर्सन के बारे में, उसके इनकम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जब टैक्स फाइलिंग के बाद से चाहे झूठी सही, थोड़ी ही सही, जब भी इन्फॉर्मेशन आती है, देन गवर्नमेंट उसको इवेल्युएट करना शुरू करती है। चाहे वो आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट करे या फिर आपके ऊपर रेट करे या फिर वो आपको 143(3) में असेसमेंट करे, बट जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तब तक आपके ऊपर एक्शन लेने में टाइम लग जाता है। ओके, सो फोर्थ प्रोवाइज़ो जो था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते फिफ्थ प्रोवाइज़ो पे। फोर्थ प्रोवाइज़ो में एक्चुअली फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोवाइज़ो जो है वो इंटरकनेक्टेड है। फोर्थ में था कि अगर आप R&OR हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है अगर आप बेनिफिशियल ओनर हैं या फिर अगर आप बेनिफिशियरी हैं। कहाँ पे आपने फॉरेन में कोई एसेट होल्ड करा हुआ है जिसके आप बेनिफिशियल ओनर हैं या बेनिफिशियरी हैं। हमारे पास आता है अब फिफ्थ प्रोवाइज़ो, जो कि फिफ्थ प्रोवाइज़ो जो है वो ये बोलता है कि सबसे पहले वो आपको मीनिंग समझाता है कि बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है। सपोज़ करो आपने फॉरेन में एक लैंड एंड बिल्डिंग लिया। अब जब आपने ये लैंड एंड बिल्डिंग लिया, तो अगर मैंने एक लैंड एंड बिल्डिंग लिया तो मैं इसका कंसिडरेशन पे कर रही हूँ, पॉसिबल है। अगर मैं इसका कंसिडरेशन पे कर रही हूँ, देन आई एम द बेनिफिशियल ओनर। और सपोज़ करो कि बेनिफिशियरी के बारे में आपको, बेनिफिशियल ओनर तो समझ में आ गया, बेनिफिशियरी के बारे में जो प्रोविज़न है वो ये बोलता है कि मैंने एक लैंड एंड बिल्डिंग लिया, बट मैंने कहा ये लैंड एंड बिल्डिंग मैंने ले तो लिया है, मैंने कंसिडरेशन भी पे कर दिया है, बट इसका जो बेनिफिट है वो माई ब्रदर इज़ गोइंग टू अवेल ऑल द बेनिफिट ऑफ दिस लैंड एंड बिल्डिंग। तो इस केस में माई ब्रदर बिकम्स व्हाट, बेनिफिशियरी।
सो बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी का मतलब समझ में आ गया होगा। तो सपोज़ करो अगर मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ और अगर मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ और मैंने अपने रिटर्न में ये शो कर दिया कि फॉरेन में मैं एक लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड कर रही हूँ, तो फिर बेनिफिशियरी अगर मेरा छोटा भाई है जो कि रिटर्न अभी नहीं फाइल कर रहा है, हो सकता है उसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा नहीं हो इसलिए वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, तो उसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये जो इस लैंड एंड बिल्डिंग की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास मैं दे चुकी हूँ, तो ज़रूरत नहीं है। बट सपोज़ करो कि अगर मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ बट मैं एक एनआर हूँ, और मैंने कोई लैंड एंड बिल्डिंग लिया, एंड देन देयर इज़ माय ब्रदर हु इज़ एक्चुअली आर एंड ओआर, और मैंने लैंड एंड बिल्डिंग लिया और मैंने ये कहा कि इस लैंड एंड बिल्डिंग की जितनी बेनिफिट है दैट इज़ गोइंग टू बी अवेल बाय माय ब्रदर। नाउ माय ब्रदर इज़ व्हाट, माय ब्रदर इज़ बेनिफिशियरी। तो मेरी ब्रदर को अपने रिटर्न में इस लैंड एंड बिल्डिंग की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो मेरे ब्रदर को अपने रिटर्न में ये चीज़ दिखाना पड़ेगा कि एक लैंड एंड बिल्डिंग है जिसका मैं बेनिफिशियरी हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो जो फिफ्थ प्रोवाइजो है वो मैं आपको एक बार और समराइज़ कर देती हूँ। सिंपल सी बात ये बोलता है फिफ्थ प्रोवाइजो कि अगर बेनिफिशियल ओनर ने दिखा दिया है अपने रिटर्न में, देन बेनिफिशियरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू शो द सेम एसेट इन हिज और हर रिटर्न। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं हम अपने सिक्स्थ प्रोवाइजो पे। अब देखो, जब मैं आपको एक जनरल प्रोविज़न बता रही थी तो मैंने आपको एक चीज़ समझाया था। वी आर नाउ ऑन सिक्स्थ प्रोवाइजो। तो जब मैं जनरल प्रोविज़न बता रही थी तो मैंने आपको एक चीज़ ये बताया था कि सबसे पहले आपके पास इनकम होता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसका जो टोटल होता है उसको हम बोलते हैं GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। एंड देन हमारे पास कुछ डिडक्शन होता है और इस डिडक्शन को जब हम लेस करते हैं तो हमारे पास टोटल इनकम आता है। मैंने कहा अगर आपका ये टोटल इनकम इज़ मोर देन टैक्सेबल लिमिट देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। दिस यू हैव अंडरस्टूड, दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोविज़न। नाउ हमारे पास प्रोवाइजो जो होता है, तो प्रोवाइजो जो हमारा जनरल प्रोविज़न है, जो मैंने आपको एक नॉर्मल सी बात बोली उससे हट के वो कुछ बात बोलता है। तो प्रोवाइजो इसी में कुछ एक्सेप्शन लगाता है। इस एक्सेप्शन में सिक्स्थ प्रोवाइजो हमारा बोलता है कि वैसे तो मैंने आपको बोल दिया कि आप डिडक्शन हटा देना और तब आप अपने टोटल इनकम को कंपेयर करना टैक्सेबल लिमिट से, एंड देन अगर ये एक्सीड करता है देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। बट सिक्स्थ प्रोवाइजो बोलता है कि जब आप ये डिडक्शन हटा रहे होगे ना, डिडक्शन लेस कर रहे होगे, देन यू हैव टू एक्सक्लूड सम ऑफ द डिडक्शन, और वो डिडक्शन है 54 की सीरीज़ है जनरली, 54B, and then we have 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA and 54GB and चैप्टर 6A। तो ये बोलता है कि आप इतने, इसमें जो भी डिडक्शन कवर्ड है ना, इस डिडक्शन को आप एक्सक्लूड कर देना और बाकी डिडक्शन को लेस करना, और तब आप चेक करना कि क्या आपका ये जो टोटल इनकम आ रहा है, इफ़ दिस इज एक्सीडिंग योर टैक्सेबल लिमिट देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। 54 की जो सीरीज़ है ये आपके कैपिटल गेन वाले क्लासेस में ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कौन सी 54 की इन पर्टिकुलर सेक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। बट चैप्टर 6 से वी विल सी। बट इनको एक्सक्लूड करने के बाद से आपको ये देखना है कि क्या आपका इनकम, टैक्सेबल इनकम जो आ रहा है, टोटल इनकम जो आ रहा है विच इज़ एक्सीडिंग योर टैक्सेबल इनकम, देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नाउ वी हैव आवर सेवेंथ प्रोवाइजो। सेवेंथ प्रोवाइजो जो है वो हमें ये बोलता है कि देखो, जो भी एक्चुअली एम्फेसिस इज ऑन कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, कई सारे लोग होते हैं कि जो अपना टैक्सेबल इनकम तो कम दिखाएंगे, बट अगर उनकी डिटेल में चेकिंग करें तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाला बताया कि आप अपना टोटल इनकम तो कम दिखा रहे हैं, बट अगर आपके डिटेल में जाया जाए तो हम ये देखेंगे कि आप होल्ड कर रहे हैं, बाहर में आप कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं थ्रू एनी मीन्स। हो सकता है आपने किसी को ब्लैक मनी दी और आपने कहा कि आप मुझे अपने वाइट मनी से कोई प्रॉपर्टी दे के मुझे ये बोल दो कि मैं बेनिफिशियरी हूँ उस प्रॉपर्टी का, देन अल्टीमेटली द बेनिफिट फ्रॉम दोज प्रॉपर्टी आई विल बी गेटिंग। सो इसलिए सेवेंथ प्रोवाइजो जो है और इंक्लूड करता है कुछ लोगों को हमारे रिटर्न फाइलिंग के प्रोविज़न में। सेवेंथ प्रोवाइजो में पहला पॉइंट है वो हमें ये बोलता है कि अगर आपने करंट अकाउंट में, ध्यान देना सेविंग अकाउंट नहीं है, अगर आपके पास करंट अकाउंट है एंड किसी भी एक बैंक में अगर एक करंट अकाउंट में आप मोर देन 1 करोड़
मोर देन 1 CR अगर आप डिपॉजिट करते हैं देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। इसको और समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक में आपके पास 3 अकाउंट हैं, करंट 1, करंट 2, करंट 3, ठीक है। एंड नाउ यू हैव डिपॉजिटेड 50 लाख, 60 लाख एंड 20 लाख। नाउ यू हैव डिपॉजिटेड 130 लाख। आपने 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया। तो जब हम HDFC के बारे में देखेंगे तब हम देखेंगे कि क्या किसी एक बैंक के करंट अकाउंट में क्या SSC जो है उसने मोर देन 1 करोड़ डिपॉजिट किया है। इफ़ यस तो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। और अगर सपोज़ करो आपके पास एक और बैंक है, जैसे आपके पास करंट 1, करंट 2 एंड करंट 3। आपके पास ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये है SBI एंड कोई हम एक और बैंक ले लेते हैं, चलो कर्नाटका बैंक। आपके पास ये 3 बैंक है और तीनों ही बैंक में अगर मैं मिलाऊँ तो यहाँ पे 20 लाख, यहाँ पे 20 लाख एंड देन यहाँ पे 20 लाख। यू हैव डिपॉजिटेड एग्रीगेट ऑफ 60 लाख। अच्छा ओके, थोड़ा और समझाने के लिए चलो यहाँ पे 40, 60, यहाँ पे 40, 40, 80 और यहाँ पे 30 कर देते हैं, ठीक। अब आपने जो है कितना डिपॉजिट कर दिया, 110 लाख। सो दिस अमाउंट ऑब्वियसली एक्सीड योर 1 करोड़ रुपीज़। बट हम किसी एक बैंक का एग्रीगेट करेंगे, सारे बैंक का एग्रीगेट नहीं करने वाले हैं। ये जो 110 लाख रुपीज़ डिपॉजिट हुए हैं वो अलग अलग बैंक में डिपॉजिट हुए हैं। तो हमें ऐसे नहीं देखना है, हमें किसी एक बैंक के सारे ही करंट अकाउंट को एग्रीगेट करके देखना है कि क्या ये एक्सीड करते हैं 1 करोड़ रुपीज़ से। अगर ये 1 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड कर रहे हैं देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। दिस वॉज योर फर्स्ट पॉइंट इन 7th प्रोवाइजो। नाउ यू हैव योर सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है वो हमारा ये बोलता है कि अगर आपने अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर के लिए अगर फॉरेन ट्रैवल पे आपने अपने या फैमिली मेम्बर के फॉरेन ट्रैवल पे अगर मोर देन 2 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किया है, 2 लाख रुपीज़ अगर खर्च किया है, सॉरी डिपॉजिट नहीं, 2 लाख रुपीज़, मोर देन 2 लाख रुपीज़ खर्च किया है देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। व्हेन आई एम सेइंग कि अगर आपने फॉरेन ट्रैवल के लिए 2 लाख रुपए खर्च किए हैं, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि सिर्फ आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, आपका लॉजिंग का भी कॉस्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर आपने बोटिंग लॉजिंग पे मोर देन 2 लाख रुपीज़ खर्च किया है देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा ये बोलते हैं कि अगर आपके पास अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन अ ईयर मोर देन 1 लाख रुपीज़ का अगर आपके पास बिल आया है देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। इसका मतलब कि आप एक ऐसी पर्सन हैं, सपोज़ करो किसी का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है और वो बोलता है कि मैं रिटर्न फाइल करने वाले कैटेगरी में ही नहीं आता हूँ, देन देयर इज़ ऑब्वियसली समथिंग मिसिंग इन हिज रिटर्न, कि वो कुछ नहीं डिस्क्लोज कर रहा है, या हो सकता है उसके पास ब्लैक मनी है कि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का बिल तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है बट वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप लॉजिकली सोचें तो मैं एक ऐसी पर्सन बन जाऊँ कि मैं फॉरेन ट्रेवल पे जाती हूँ और मैं अपनी या अपनी फैमिली के लिए 2 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च तो करती हूँ बट मैं बोलती हूँ कि देखो मेरी इनकम तो उतनी नहीं है कि मैं रिटर्न फाइल करूँ, दैट इज़ ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। या फिर अगर आप ऐसे ही फर्स्ट वाले पॉइंट को कंसिडर करें कि मैंने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा डिपॉजिट तो कर दिया बट आई एम सेइंग कि मैं रिटर्न फाइल करने की कैटेगरी में नहीं आती हूँ, देन ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ साइन कि मैं कुछ छुपाना चाहती हूँ। हमारे पास फोर्थ जो पॉइंट है उसमें बोला गया है कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, मतलब यहाँ पे फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट ने अपने आप को सेव कर लिया है कि मैं और कोई भी कंडीशन प्रेस्क्राइब कर दूँ, सारे ही कंडीशन को तुम्हें फुलफिल करना है। सारे ही कंडीशन में अगर उनमें से किसी कंडीशन में तुम फॉल करते हो तो तुम्हें रिटर्न फाइल करना, आगे कोई और प्रोवाइजो ना बनाना पड़े, इसलिए एज में भी प्रिस्क्राइब की बात हो गई। और फिर नोटिफिकेशन निकाल के कभी भी गवर्नमेंट जो है ये बोल सकती है कि अगर आपके ऊपर ये चीज़ अप्लाई होती है तो आप रिटर्न फाइल करिए। और एज में भी प्रिस्क्राइब में कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रिस्क्राइब हो चुकी हैं। सपोज़ करो कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और अगर आपका टर्नओवर जो है वो मोर देन 60 लाख रुपीज़ है, मान लो आपका टर्नओवर मोर देन 60 लाख रुपीज़ है बट आपने कहा कि देखो जी मेरी जो इनकम है, प्रॉफिट है, जो मेरी पीजीबीपी अंडर द हेड पीजीबीपी जो मेरी इनकम आ रही है दैट इज़ ओनली 2 लाख रुपीज़, तो आप तो ये बोलेंगे ना कि मैं रिटर्न फाइल करने की कैटेगरी में नहीं हूँ। बट स्टिल गवर्नमेंट वांट योर इन्फॉर्मेशन कि भाई 60 लाख का आपका टर्नओवर है, तो हो सकता है आप फ्यूचर में अगर आप बहुत सही हैं तो हो सकता है आप नियर फ्यूचर में जो है
प्रॉफिट कमाने लगे तो गवर्नमेंट विल हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ योर अर्निंग, उस तरीके से कि इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, आप किस इंडस्ट्री में हैं और आप क्या दिखा रहे हैं। तो अगर आपकी टर्नओवर 60 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और 60 लाख रुपीज़ से ज़्यादा टर्नओवर है, देन यू हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। कुछ कंडीशन और हैं इसमें प्रिस्क्राइब में। दूसरा कंडीशन बोलता है कि अगर आप प्रोफेशन में हैं और अगर आपका जो टर्नओवर है, आपका जो प्रोफेशन में एक्चुअली हम ग्रॉस रिसीट यूज़ करते हैं, बट ठीक है, ग्रॉस रिसीट, आपका जो ग्रॉस रिसीट है वो मोर देन 10 लाख रुपीज़ है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। तीसरा कंडीशन हमारे पास है, अगर आपके पास TDS या TCS का जो प्रोविज़न है, अगर आपके पास TDS या TCS इन ए पर्टिकुलर ईयर 25,000 रुपये से ज़्यादा है, देन ऑल्सो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। या फिर अगर आपने किसी सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपये से ज़्यादा, सेविंग अकाउंट मोर देन 50 लाख रुपीज़ अगर आपने डिपॉजिट कराए हैं, देन ऑल्सो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। तो इन केसेस में ये उन केसेस को पकड़ रही है गवर्नमेंट जहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हो रही थी, जो कि शो कर रहा था कि जो SSC है वो काफ़ी हैवी इनकम छुपा रहा है या फिर अपने बारे में ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा अगर आपके पास ये चीज़ें हो रही हैं तो आप रिटर्न फाइल कीजिए, हम देखना चाहते हैं आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। सो दिस वाज योर सेक्शन 139। अब इसमें बहुत सारे सब सेक्शन हैं जिनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी ड्यू डेट की बात करते हैं। सपोज़ करो कि अगर आप कंपनी हैं, ड्यू डेट में जो पहला प्रोविज़न है वो ये है कि अगर आप कंपनी है या फिर अगर आप कोई और पर्सन है जिसका अकाउंट जो है, और वेट थोड़ा अच्छे से समझ में है। सो अगर आप कंपनी है या फिर अगर आप अदर देन कंपनी कोई पर्सन है जिसका अकाउंट ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, मतलब आप किसी ऐसे प्रोविज़न में फॉल कर रहे हैं किसी अदर लॉ में जहाँ पे आपका ऑडिट रिक्वायर्ड है, या फिर इनकम टैक्स में या फिर किसी अदर लॉ में आपके पास रिक्वायर्ड है। या फिर अगर चलो यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप एक कंपनी है या फिर अगर आप कोई और पर्सन है जिसका ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है इनकम टैक्स में या फिर किसी अदर लॉ में, तो अब मैं बोल रही हूँ कि रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, दैट मीन्स कि अगर कोई वॉलेंट्री, अभी जो भी मैं आपको ये प्रोविज़न बताने वाली हूँ, अब अगर कोई वॉलेंट्री ऑडिट कराता है तो वो इस प्रोविज़न में फॉल नहीं करेगा। कोई कंपनी है या फिर कोई अदर पर्सन है जिसका ऑडिट रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स में या अदर लॉ में, या फिर कोई पार्टनर है, किसी फर्म का पार्टनर है जिसका अकाउंट जो है ऑडिट के लिए मैंडेटरी हो जाता है इनकम टैक्स में या फिर किसी अदर लॉ में, या फिर स्पाउस ऑफ सच पार्टनर इफ़ द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 5A अप्लाइज टू सच स्पाउस, इन सारे केसेस में आपको रिटर्न फाइल करने का ROI का जो ड्यू डेट है दैट इज़ 31 अक्टूबर। वो पहले होता था जब 30 सितंबर की बात होती थी, बट नाउ इट हैज़ चेंज टू 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर। ओके, चलो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। अगर आपकी ड्यू डेट की बात हो रही है, अगर आप कोई कंपनी है या फिर कोई पर्सन है जिसका ऑडिट जो है वो मैंडेटरी होता है कहाँ पे, इनकम टैक्स में या फिर कोई अदर लॉ में, या फिर आप एक पार्टनर हैं जिसका अकाउंट जो है ऑडिट के लिए ज़रूरी बन जाता है, मैंडेटरी हो जाता है कहाँ पे, इनकम टैक्स में या फिर कोई अदर लॉ में, या फिर अगर आप स्पाउस हैं उस पार्टनर के जिसके ऊपर प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 5A अप्लाई होता है, तो इन केसेस में आपको 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक अपना रिटर्न फाइल कर देना है। अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब मैंने आपको ऊपर वाले 2 पॉइंट तो तोड़ के बता दिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। सेक्शन 5A जो है एक पोर्तुगीज़ लॉ होता है। पोर्तुगीज़ लॉ में क्या करना होता है, एक फर्म है अगर, और अगर उसके पार्टनर हैं तो उसको अपने पार्टनर को कुछ अमाउंट, सपोज़ करो जो भी अमाउंट मिल रहा है, तो कुछ अमाउंट जो है उसको अपने पार्टनर को अपने स्पाउस को देना होता है। तो अगर आप उस लॉ में फॉल कर रहे हैं, आप एक ऐसे पार्टनर हैं जो उस पोर्तुगीज़ लॉ में फॉल कर रहे हैं, और अगर आपको अपने इनकम को अपने स्पाउस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो भी, या फिर अगर आप एक पार्टनर अगर आप एक पार्टनर हैं एक फर्म के जहाँ पे ऑडिट मैंडेटरी होता है इनकम टैक्स में या फिर किसी अदर लॉ में, तो इन सारे केसेस में आपके ऊपर जो ड्यू डेट की रिक्वायरमेंट आती है दैट इज़ 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। सेकंड जो दूसरा हमारा केस है, ये हमारा पहला केस था। दूसरा हमारा केस है
कि अगर आप कोई भी पर्सन है जहाँ पे आपको टीपी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, तो टीपी ऑडिट की रिक्वायरमेंट होने की वजह से आपके ऊपर जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो आपको हो जाती है 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तीसरा केस है कि एनी अदर केस, आपके पास यही 3 केस है। एनी अदर केस में आपके पास जो रिक्वायरमेंट होती है ड्यू डेट की, दैट इज़ 31 जुलाई। तो ये आपके 3 केसेस बनते हैं ड्यू डेट की रिक्वायरमेंट की। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक प्रोविज़न को तोड़ के बताऊँ। फर्दर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 234F के बारे में। छोटा सा सेक्शन है बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जब आप प्रैक्टिकली इसको सॉल्व कर रहे होंगे देन यू विल गेट कंफ्यूज कि 234F लगेगा या नहीं लगेगा। और अक्सर क्या होता है, लोग बाकी प्रोविज़न तो लगा देते हैं बट 234F लगाना ही, ओके, 234F लगाना ही भूल जाते हैं। ठीक है, सो 234F क्या बोलता है कि सपोज़ करो मैंने आपको ये ड्यू डेट बता दिया 31 जुलाई, 30 नवंबर एंड 31 अक्टूबर। अगर आपने इस ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं किया, अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया, तो इस केस में आपके ऊपर 234 की एक फ़ीस लग जाएगी जो कि 5,000 रुपये है। अंडरस्टूड, सिंपल सा पॉइंट है। बट प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते हैं तो हम ये लगाना भूल जाते हैं। और दूसरा केस हमें ये बोलता है कि इन केस आपका जो टोटल इनकम है वो लेस देन 5 लाख रुपीज़ है और अगर आप रिटर्न जो है वो अपने ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो ये 5,000 ना होके आपकी जो ऊपर जो फीस है वो 1,000 रुपीज़ हो जाएगी। दिस इज़ द ओनली प्रोविजन ऑफ 234F। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नाउ वी हैव टू डिस्कस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एक्चुअली नॉट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, एक्चुअली दिस इज सेक्शन 139(3) रेड विथ सेक्शन 86। ठीक है, सुनो, देखो ये सेक्शन जो है, दिस पर्टिकुलर सेक्शन, आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे ये सेक्शन बहुत इजी लगता है। सेक्शन सिंपल सी बात बोलता है कि अगर आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं देन यू मस्ट फाइल योर रिटर्न ऑन ड्यू डेट। आपको ड्यू डेट से पहले अपना रिटर्न फाइल कर लेना है, तभी आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे बोला गया है कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप अगर ROI फाइल कर रहे हैं ड्यू डेट के बाद भी, इवन आफ्टर ड्यू डेट, देन ऑल्सो यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस। तीसरा केस है, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपके पास डेप्रिसिएशन है, अगर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इवन इफ़ आपने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं किया है तो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, मैं एक बार और देख लेती हूँ। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बोलता है कि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है एंड देन कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है। सेट ऑफ का मतलब होता है आपको लॉस इस करंट ईयर में जनरेट हुआ और आपने करंट ईयर में ही सेट ऑफ कर दिया। और सपोज़ करो कुछ लॉस ऐसा हुआ जो आप सेट ऑफ नहीं कर पाए और आप उसको फर्दर आगे सालों में कैरी फॉरवर्ड करके चले गए। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर आपने ROI अपना ड्यू डेट के बाद भी फाइल किया है, स्टिल आपको सेट ऑफ अलाउड है बट कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ इज़ अलाउड बट कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड। So this was your section 139(3) read with section 80. Now we have one more section left और फिर हमारी आज की क्लास ख़त्म हो जाएगी। The section is section 139(4). आई नो कि अभी सेक्शन 139 के बहुत सारे सब सेक्शन बाकी हैं बट अभी मैं 139(4) करा देती हूँ आपको। दिस डील्स विद बिलेटेड रिटर्न। देखो, पहले जो भी था उसको हटाते हैं। अब हमारे पास जो लेट रिटर्न फाइल करने की जो टाइम लिमिट है दैट इज़, सपोज़ करो एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आपके पास 22-23 फाइनेंशियल ईयर है जिसका रिटर्न आपने अभी अभी फाइल किया होगा, तो इसके असेसमेंट ईयर में आ जाओ 23-24। अब हमारे पास बिलेटेड रिटर्न की को फाइल करने की जो टाइम लिमिट है ना, वो आपका जो असेसमेंट ईयर है इसके 3 मंथ्स प्रायर। 3 मंथ्स प्रायर, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि 31 दिसंबर 23 तक आपके पास टाइम है कि आप इस ईयर का बिलेटेड रिटर्न सिर्फ यहाँ तक फाइल कर सकते हैं। ओके, इसमें मैं आगे कुछ और कनेक्ट करना चाहती थी बट आई विल नॉट कनेक्ट, आई विल कनेक्ट टू द फर्दर सेक्शन जब मैं वो आपको बता रही होंगी। सो यस, अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बिलेटेड रिटर्न में। बिलेटेड रिटर्न में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसका जो पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर है उसके 3 मंथ
प्रायर पे आते हैं, मतलब 31 दिसंबर ऑफ 23 अगर ये एग्जाम्पल ले तो, और यहाँ तक हमारे पास टाइम लिमिट होता है अपने बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने का। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।